वाइट पैंट पे ग्रे स्टाइलिश सी शर्ट पहने मिराल शाह उस वक्त शॉपिंग मॉल में मौजूद खुद के लिए थोड़ी बहुत शॉपिंग करने में मसरूफ च्युइंगम चबाती हैंगर्स को उलटते पुलटते हुए पीछे की तरफ कदम ले रही थी जब उसकी पुश जोर से किसी चट्टानी वजूद के साथ टकराई थी। मिराल शाह ने उस अचानक अवतार पे बर्क रफ्तारी से खुद से टकराने वाले वजूद की तरफ देखा था जिसकी उसकी तरफ से पुश थी। अभी मिराल शाह उसे दांत पीसते हुए मुखातिब करने ही वाली थी जब मुकाबिल ने अपने कान से फोन हटाते हुए उसकी तरफ अपना रुख किया। तुम? हाजी खानजादा और मिराल शाह एक दूसरे की तरफ देखते यकजुबान होते हैरानगी की कैफियत में बोली थी। वो आज काफ़ी महीनों बाद मिल रहे थे। उनकी आखिरी मुलाकात खजदार में हुई थी। उसके बाद से वो हाजी खान न जाने कहाँ गायब हुआ था जो वो दोनों आज 8 माह बाद एक दूसरे को देख रहे थे। भूरी कांच सी आंखें गहरी नीली आंखों से चार हुई थी। वो दोनों एक पल आस पास की दुनिया से फरामोश होते एक दूसरे की आंखों में खो से गए थे। मिराल शाह ने आज पहली बार उसे सफ़ेद कड़कड़ाते कलफ लगे सूट में देखा था, वरना वो हमेशा जब भी उससे मिलता था काले लिबास में ही मिलता जिस पे मिराल शाह को उससे माफिया या गैंगस्टर वाली फीलिंग्स आती थी। मिराल शाह नदीदों की तरह उस खूबसूरती के शाहकार को देख रही थी जिसकी खूबसूरती उसे हमेशा की तरह चारों शाने चत करती थी। होश तो तब आया था जब हाजी खान के हाथ से हैंगर छूट के ज़मीन पर गिरा था। मिराल शाह की नज़रों का मरकज़ अब ज़मीन पर गिरा हुआ वो गुलाबी सा स्टाइलिश कुर्ता था जो उस वक्त ज़मीन पर गिरता सलामी दे रहा था। मिराल शाह उस कुर्ते को देख के हैरान हुई। वो लड़कियों वाली शॉपिंग क्यों कर रहा था? मिराल शाह समझने से कासिर थी। वो नकली मेजर इतनी बड़ी बड़ी आंखें कराए पे दी हुई हैं या शौक से हर किसी से टकराने का? मिराल शाह को अचानक से याद आया था कि उसकी अभी 2 मिनट पहले ही हाजी खान से टक्कर हुई है जिसपे वो अपनी गलती होते हुए भी उसे हाजी खान के सर पे थोपती उसकी नीली आंखों की तरफ अपनी उंगली से इशारा करती दबी दबी आवाज़ में गराई थी। मिराल शाह के यूं गराने पे हाजी खान ने होश में आते ही उस पर से अपनी नज़रों का जाविया बदला था। अलबत्ता उसके अल्फाज पे उसका चेहरा सपाट हुआ। आई एम सॉरी। वो संजीदगी से माजरत करता अब नीचे झुक के ज़मीन पे गिरा कुर्ता उठा रहा था। उसकी इतनी संजीदगी और आरामदेह अंदाज में माजरत करने पे मिराल शाह की आंखें फैली थीं। वो कभी भी उससे माजरत नहीं करता था। ये माजरत तो उसने उस दिन भी नहीं की थी जब उसने मिराल शाह को उसकी सालगिरह के दिन थप्पड़ जड़ा था। ये माजरत उसने तब भी नहीं की थी जब हाजी खान ने खजदार में मिराल शाह को कैंप में सबके सामने इंसल्ट किया था। तो आज फिर ये वो माजरत क्यों कर रहा था जब उसकी कोई गलती भी नहीं थी? मिराल शाह ने हैरानगी से सोचा, क्या मतलब सॉरी? ये भी अच्छा है, पहले लड़की के साथ चिपकने की कोशिश करते हुए उससे टकरा जाओ और बाद में शरीफ बन के माजरत कर लो। उसे रुख मोड़ते देख के मिराल शाह उसे खुद की तरफ मतवज्जे करने की गर्ज से सफ़ेद कमीज़ में नजर आती उसकी पुश्त को घूरती हुई खूबकी से बोली थी। उसे हाजी खान का ये अंदाज पता नहीं एक आंख नहीं भा रहा था। मिराल शाह के अल्फाज पे अब की बार हाजी खान का चेहरा गुस्से से सुर्ख हुआ। मैडम, मैं नहीं, आप मेरे साथ टकराई थी, लेकिन खैर मैं फिर भी आपसे गलती से टकराने की माजरत चाहता हूँ। हाजी खान बेहद जब से अपनी निगाहों का मरकज़ हैंगर की मदद से स्टैंड पे लटके लेडीज़ ड्रेसेस की तरफ मरकूज करता मसरूफ़ लहजे में बोला था। वो उसकी तरफ देखने से गुरेज बरत रहा था, या सिर्फ ऐसा मिराल शाह को लग रहा था। वो नहीं जानती थी, लेकिन खुद का नज़रअंदाज होना मिराल शाह को पसंद नहीं आया था। वैसे अगर तो तुम्हें लड़कियों के कपड़े पहनने का इतना ही शौक है तो मैं तुम्हें एक चीज़ बताती चलूँ, तुम खुद के लिए गलत साइज़ के कपड़े ढूंढ रहे हो। कपड़े फट जाएंगे लेकिन तुम्हें पूरे नहीं आएंगे। उसे कपड़े आगे पीछे करते देख के मिराल शाह उसका मजाक उड़ाने वाले अंदाज में हल्का सा कहका लगाते हुए बोली थी। उसकी खूबसूरत हंसी की आवाज़ पे हाजी खान का दिल जोरों से धड़का था। दिल ने बेसाख्ता उसे एक दफ़ा फिर से देखने की अपील की थी, लेकिन हाजी खान ने दिल को टपटते हुए उसे देखने से इनकार किया। वो आज भी हमेशा की तरह चुस्त सी जीन्स शर्ट में मलबूस, हाजी खान के मुताबिक एक नाजेबा लिबास में मलबूस थी। माइंड योर ओन बिजनेस लेडी। हाजी खान ने जवाबन उसकी जीन्स शर्ट पे तंज करने के बजाय एक नज़र उस पर डालता उसे बेहद सपाट अंदाज में जवाब देते अपना ध्यान फिर से कपड़ों की तरफ मरकूज किया। हाजी खान के इतने सपाट जवाब पे मिराल शाह हंसना भूल चुकी थी। चेहरा सुबके के एहसास से सुर्ख हो चुका था। वो इस तरह से रिएक्ट कर रहा था जैसे उसे जानता भी ना हो। क्या तुम मुझे भूल चुकी हो नकली मेजर? उसे खुद से अनजान बनते देख के मिराल शाह ने कुछ देर के लिए अपनी अनापरस्ती को दफनाते हुए भीगी आवाज़ में इस्तफसार किया था। वो खुद भी नहीं जानती थी उसके नज़रअंदाजी पे उसकी आवाज़ क्यों भीग रही है। हालांकि उन 8 माह में उसने हाजी खानजादा को याद भी नहीं किया था। हाँ, कभी कभी वो याद आ जाया करता था जिस पे वो फ़ौरन उसका ख्याल झटक दिया करती, लेकिन आज हाजी खान की बेरुखी, उसका सपाट अंदाज मिराल शाह को अंदर ही अंदर खाए जा रहा था। आप अपनी बेतुकी बातों की वजह से मेरा और अपना वक्त ज़ाया कर रही हैं लेडी। एक्सक्यूज़ मी। हाजी खान 2 से 3 लेडीज ड्रेस पसंद करने के बाद मिराल शाह की तरफ देख के संजीदगी से जवाब देता काउंटर की तरफ बढ़ चुका था।
उसे काउंटर पे मजीद काफ़ी कपड़े रख के उनका बिल अदा करते देख के मिराल शाह हनूज हैरान थी। उसने तो आज उसे एक दफ़ा भी मेकअप की दुकान नहीं बोला था, हालांकि आज वो अपनी मर्जी के मुताबिक अच्छा खासा तैयार थी। पॉप कट बाल आज भी वैसे ही थे। देखते ही देखे हासिर खान उसे इग्नोर करता हुआ उसकी आंखों के सामने से गायब हुआ था। उसके जाते ही न जाने क्यों मिराल शाह की आंख से एक मोटा सा आंसू टूट के उसके आरज़ों पे गिरा था। वो खुद नहीं जानती थी उसके आगे क्यों भीग रही है, लेकिन वो भीगती जा रही थी। मिराल शाह अब शॉपिंग छोड़ के लंबे लंबे सांस लेती शाह से बाहर की तरफ निकली थी। उसने आसपास हाजिर खानजादा को तलाश करने की कोशिश की थी, लेकिन वो कहीं भी नहीं था। अल्लाह जाने वो 2 मिनटों में कहाँ गायब हुआ था। जाता है तो जाए, मेरी जूती को भी परवाह नहीं है, आया बड़ा जंगली पठान, नकली मेजर। काफी खवारी के बाद भी जब मिराल शाह को मेजर खान नजर नहीं आया तो वो मगरूरी अंदाज में बुड़बुड़ाती हुई मॉल से निकल चुकी थी। अब उसका मजीद शॉपिंग करने का दिल नहीं कर रहा था। आपको खुदा का वास्ता मुझ पे रहम का है अम्मा, मैं किसी की अमानत हूँ। मेरे जिस्मो जान का मालिक एक सैयदजादा है जो अपने इस नुकसान पे मेरे साथ साथ इस गलीज जगह को भी जला के राख कर देगा। वो गुस्से का बहुत तेज है अम्मा, वो गुस्से में हर चीज़ फना कर देने का इरादा रखता है। वो अपना बदला कभी नहीं छोड़ता। वो जिस दिन मुझे ढूंढेगा, मैं जानती हूँ वो इस दिन वो इस दुनिया में मेरा आखिरी दिन होगा, क्योंकि उसे गलतियों से और गलती करने वाले से नफरत है। वो किसी की गलती माफ़ नहीं करता। बदला लेना उसके पसंदीदा कामों में से एक है अम्मा। वो फूट फूट के रोती हुई आज एक बार फिर चंदाबाई के कदमों में गिर चुकी थी। उसकी रोजाना की तरह आज भी इतनी मिन्नतों पे चंदाबाई ने गहरी सांस भरते हुए उसे हिचकियों से डरसते वजूद को देखा था। ए लड़की, 2 मिनट से पहले उठ। आज तेरी कोई मिन्नत समाजत काम नहीं आएगी। मैं तुझे जितना उससे छुपा सकती थी मैंने छुपा लिया, लेकिन आज एहसन मलिक तेरे बारे में सब जान चुके हैं। मेरी बात कान खोल के सुन ले, तू किसी दूसरे तीसरे की नहीं बल्कि सिर्फ एहसन मलिक की अमानत है, जिसने मुझे 6 साल पहले करोड़ों रुपए देते हुए तुझे अपने नाम किया था। मैं उसकी कर्जदार हूँ और तेरा ये क़यामत खेज हुस्न मेरे सर से ये कर्ज उतारने में मेरी मदद करेगा। आखिर को मैंने तुझे पूरे 18 साल पाल पोस के जवान किया था, उसके मुकाबले में तो ये कुछ भी नहीं है। चंदाबाई पांच चबाते हुए नखूत से बोली थी, जिसपे उस नाजुक सी शहजादी का चेहरा बेबसी के एहसास से बुझ चुका था, दिल टुकड़ों में तकसीम हुआ था। काजिम शाह किसी भी मुलाजमा की मदद लिए बगैर एजल शाह के लिए सूप तैयार करता, उसे अच्छे से ट्रे में सजाए किचन से निकल ही रहा था जब उसकी नज़रों का मरकज़ अहान शाह बना था, जो सफ़ेद शलवार कमीज़ में मलबूस अपने गले के गिर्द ब्राउन चादर लटकाए बेहद संजीदगी से सीढ़ियाँ उतरता अपनी चौड़ी कलाई पे बंदी घड़ी पे वक्त दिखा रहा था। अहान शाह को अकेले ही सीढ़ियों से उतरते देखे काजिम शाह उसके साथ गुडाले को ना देख के हैरान तो ज़रूर हुआ था, लेकिन फिर सोचा शायद वो ऊपर आराम कर रही हो। इसी सोच के तहत वो अहान शाह से नजरें फेर के कंधे उचकाता हुआ एजल शाह के कमरे की तरफ बढ़ा। अहान शाह जो सुबह के वक्त अजमेर से मुलाकात करने की गर्ज से खुद से कुछ आगे चलते काजिम शाह की चौड़ी पुश्त को घूर रहा था। एजल के कमरे तक पहुंच के काजिम शाह को अपने मुंह पे जोर से दरवाज़ा बंद करते देख के अहान शाह ने गुस्से से अपनी मुठ्ठियां भेजी थी। दरवाज़ा ठाक की आवाज़ के साथ बंद हुआ और इस पे तजाद काजिम शाह की आंखों में खुद के लिए आउट का इशारा दे के अहान शाह ने गुस्से से अपने भूरे बालों में हाथ फेरा था। वो उस वक्त उसकी धुलाई भी नहीं कर सकता था जो उसकी बहन के कमरे में मौजूद यकीनन उसी के लिए अपने हाथों से सूप तैयार करके लेके गया था। वो दांत कचकचा के बंद दरवाजे को देखता गुस्से से राउंड से निकलता राहदारी की तरफ बढ़ गया। अज़ीम शाह आज काफ़ी हफ्तों बाद यूनिवर्सिटी आया था। शायद वो आज भी यूनिवर्सिटी ना आता, लेकिन आज उसके सेमेस्टर के फाइनल से जिसकी वजह से उसे ना चाहते हुए भी यूनिवर्सिटी आना पड़ा। दोस्त जो काफ़ी हफ्तों से उसके यूनी ना आने पे नाराज़ थे, कल अजमेर से मुलाकात करने के बाद उन सब की नाराज़गी हवा हो चुकी थी। अज़ीम शाह ने बिना पढ़े मजबूरी के तहत गायब दिमाग से पेपर हल किया। उसे पेपर आता था, लेकिन जब लिखने का मजीद दिल ना किया तो आधा अधूरा पेपर करके क्लास से बाहर निकल आया। अज़ीम शाह को इतनी जल्दी पेपर देते देख के आहिस्ता आहिस्ता वो तमाम स्टूडेंट्स भी अपनी सीट से उठने लगे, जिन्हें पेपर का एक लफ्ज़ नहीं आता था। ब्लैक रफ से ट्रैक सूट में मलबूस अज़ीम शाह उस वक्त थकी थकी चाल चलता ग्राउंड की तरफ बढ़ा था। ग्राउंड में आते ही उसकी नज़रों का मरकज़ दरख्त के नीचे वाला बेंच बना था, जिसके साए तले वो दोनों हमेशा कितनी कितनी देर बैठे बातें करते रहते। वो बेबाक बातें करता रहता और वो शर्माती भी अपनी नज़रों का जाविया बदल जाया करती। अज़ीम शाह को आज भी याद था, वो जब उसे निकाह के बाद हॉस्टल छोड़ के गया था तो वो उसे जानबूझ के तंग करने के लिए या शायद अंगारों पे घसीटने के लिए पूरे एक हफ्ते तक यूनिवर्सिटी नहीं आई थी। हेलो शाह। अज़ीम शाह जो अपने मखसूस बेंच पे बैठ के अपना सर पीछे की तरफ गिराता आंखें मूंदे हुए था, आशे लिखानी की आवाज़ पे उसने होले से आंखें खोलते हुए उसकी तरफ देखा।
आशिर लिखानी को मुस्कुराते देख के अजीम शाह ने आईब्रो उचकाते हुए उसकी पुकार का मकसद जानना चाहा था। खैरियत थी? इतने हफ्तों से कहाँ गायब थे? आशिर लिखानी ने इस्तेज़ाइया अंदाज में अपना आईब्रो उचकाते हुए मसनूई फिक्रमंदी से इस्तफसार किया। क्यों, तुम्हें अपनी पिटाई याद आ रही थी? अजीम शाह एक मिनट से पहले अपने चेहरे के उदास तासुरात का असर ज़ाहिर करता उसी की तरह आईब्रो उचकाते हुए इस्तेज़ाइया अंदाज में गोया हुआ, हा हा हा, हाउ फनी। वैसे मैंने सुना है तुम्हारा और जायशा का चोरी छुपे निकाह हो गया, तो कहीं चुपके चुपके से रुखसती भी तो, हा हा हा। आशिर अली खानी अपने हाथ का हवाई जहाज बना के हवा में उड़ाता अपने आधे अधूरे जुमले से ही अजीम शाह पे बम फोड़ चुका था। उसके मुंह से अपने निकाह का जिक्र सुनते हुए अजीम शाह की शहद रंग आंखें फैली थी। आशिर अली खानी के मुंह से अपने निकाह की खबर सुनना अजीम शाह के लिए किसी शौक से कम नहीं था, और उससे भी ज्यादा शौक और गुस्सा उसे आशिर अली खानी के अगले जुमले पे आया था। वैसे बीवी चुन के सबसे खूबसूरत पसंद की है तुमने? आशिर अली खानी अपने काले बालों में हाथ फेरता अजीम शाह को दांत देने वाले अंदाज में बोला था। आशिर अली खानी के जुमले पे अजीम शाह को अपने दिमाग की शरेयानें फटती हुई महसूस हुई थी। चेहरा गुस्से से लाल सुर्ख था, शहद रंग आंखों में तैशो इश्तियाल की लाली वाज़ेह थी। 6 माह पहले उसके चेहरे की ज़रा सी झलक ने मेरे दिल पे जो वार किया था, मेरी प्यास बढ़ाई थी। कल रात ही बाजार हुसन में उससे अच्छी खासी प्यास बुझा के आया हूँ। वैसे मेरा तुझसे एक सवाल है, तूने इतनी हसीन बीवी को अगर बेचना ही था तो मेरे आगे बेच देता, यूं कोठे। अभी आशिर अली खान ने अपना जुमला मुकम्मल करता जब अजीम शाह ने अपनी पूरी कुव्वत से अपने हाथ का मुक्का घुमा के उसके लबों पे जड़ा था। उसकी बातों से अजीम शाह के पूरे वजूद पे चिमटियां सी रेंगती थीं। वो तेजी से बेंच से खड़ा होता आशिर अली खानी के सीने पे अपनी टांग सख्त कर चुका था। आशिर अली खानी जो पहले अपना जबड़ा पकड़े बैठा था, अपने सीने पे उसकी भारी टांग पड़ते देख के उसकी सांसें उलझी। क्या बकवास किया तूने? अजीम शाह उसके बालों को अपने हाथ की मुट्ठी में जकड़ के झटका देता अपनी पूरी कुव्वत से गरजा था। अजीम शाह की गरजदार आवाज़ पे उसके पास के कितने ही स्टूडेंट्स उनकी तरफ मतवज्जे हुए थे, लेकिन अजीम शाह को आज इतने महीनों बाद इस कदर गुस्से में देख के किसी की हिम्मत नहीं हो रही थी उन दोनों के दरमियान में आने की। अजीम शाह के दोस्त हनूज क्लास में चीटिंग करते हुए पर्चा हल कर रहे थे। पहले एक बेगैरत शोहर की तरह अपनी बीवी को कोठे पे बेच के आज तू मेरे ही सामने जुबान चला रहा है, जिसने तेरी बीवी के साथ पूरी रात। आशिर अली खानी जो अपनी पूरी ताकत से खुद को अजीम शाह से छुड़वाता कराहते हुए दरमियानी आवाज में बोल रहा था। अजीम शाह उसका जुमला मुकम्मल होने से पहले ही उसकी बात काट चुका था। आशिर अली खानी के मुंह से निकली हुई बात अजीम शाह के अलावा कोई नहीं सुन पा रहा था, क्योंकि बाकी स्टूडेंट उनसे काफ़ी दूर थे, लेकिन हाँ, स्टूडेंट्स के दरमियान चहम गोइयाँ ज़रूर शुरू हुई थी। आशिर अली खानी, अजीम शाह की भारी गरजदार आवाज़ यूनी के पूरे ग्राउंड में गूंजी थी। अजीम शाह उसे बालों से पकड़ के साथ पड़े लोहे के बेंच पे जोर से पटकता बेदर्दी से उसके चेहरे पे अपने भारी बूटों की ज़रबे लगा रहा था। मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा, हराम ज़ादे। अजीम शाह तैशो इश्तियाल से गरजता आशिर अली खानी का बाजू मरोड़ के उसे औंधे मुंह गिराता, उसके दोनों बाजों को एक दूसरे में जोर से जकड़ते हुए चटक की आवाज़ निकालता आशिर अली खानी को चीखने पे मजबूर कर गया। अब की बात चीखें सिर्फ आशिर अली खानी की नहीं बल्कि बहुत से दूसरे स्टूडेंट्स की भी गूंजी थी, लेकिन अजीम शाह का गुस्सा किसी सूरत कम नहीं हो रहा था। मिकाइल और हमजा जो अभी अभी अपना पर्चा दे के क्लास से बाहर निकलते ग्राउंड की तरफ ही बढ़े थे, सामने ग्राउंड की सूरत हाल देखते वो लंबे लंबे डग भरते परेशानी से आगे की तरफ बढ़े, जहां अजीम शाह बेदर्दी से आशिर अली खानी का सर लोहे के बेंच पे मारता अपनी गरजदार आवाज़ में थाड़ता उसे गालियां दे रहा था। कोई भी नहीं जानता था आशिर अली खानी ने ऐसा क्या बोला है जिस पे अजीम शाह का गुस्सा सातवें आसमान को छू रहा है। शाह, हमजा और मिकाइल ने आगे बढ़ते हुए अजीम शाह के बाजू को जकड़ते उसे पुकारा था, जो उस वक्त बिल्कुल भी अपने होशो हवास में नहीं लग रहा था। अजीम शाह का तैश से बेहद सुर्ख चेहरा देखते उन दोनों के गले में गिल्टी उभर के मासूम हुई। आज काफ़ी देर बाद उस जनूनी से अजीम शाह की झलक देखने को मिली थी। छोड़ो मुझे सब, आज मैं आशिर अली खानी का किस्सा तमाम करके रहूंगा। मुझे 2 मिनट के अंदर अंदर पिस्टल चाहिए, वरना मैं तुम दोनों को नहीं छोड़ूंगा। अजीम शाह एक दफ़ा फिर से लहूलुहान आशिर अली खानी को बालों से पकड़ के ज़मीन पे फेंकता हमजा और मिकाइल को देखते हुए धाड़ा था। अजीम शाह के मुंह से पिस्टल का जिक्र सुनते सबकी आंखें हैरत से फटी थीं। आज मामला कुछ ज़्यादा ही सीरियस लग रहा था। अजीम शाह के चेहरे पे चट्टानों सी सख्ती इस बात का पता दे रही थी कि वो आज आशिर अली खानी को जिंदा तो दूर, मुर्दा भी नहीं छोड़ेगा। शाह ठंडे दिमाग से अभी हमजा नरमी से उसका कंधा थपथपाता उसे रिलैक्स करता, जब अजीम शाह उससे अपना कंधा छुड़वाते हुए आशिर अली खानी को गद्दी से पकड़ता घसीटते हुए ग्राउंड से बाहर ले जा रहा था। अब यूनिवर्सिटी का हर स्टूडेंट अपनी अपनी जगह से खड़ा ये तमाशा मुलाहिजा कर रहा था। काफ़ी प्रोफेसर्स भागने के अंदाज में उन दोनों की तरफ बढ़े थे। शाह,
یہ کیا طریقہ ہے، چھوڑو اسے۔ پروفیسر یعقوب دھاڑے تھے۔ عاشر لکھانی کا نام یونیورسٹی کی لسٹ سے خارج کر دے سر، کیونکہ عظیم شاہ آج نہیں تو کل اسے موت کے لیے تڑپا تڑپا کے اپنی پسٹل کی ایک ایک گولی عاشر لکھانی کے سینے میں اتارتا اس کا نام اس صفحۂ ہستی سے مٹا ڈالے گا۔ اس جیسا وحشی اور گھٹیا انسان جینے کا کوئی حق نہیں رکھتا۔ عظیم شاہ اپنے راستے میں آئے پروفیسرز کی پکاروں کو نظر انداز کرتا اپنی پوری قوت سے چیختے ہوئے عاشر لکھانی کو بالوں سے پکڑتا یونی کی زمین پہ گھسیٹ کے باہر کی طرف بڑھا تھا۔ پروفیسرز نے اس کے ترلے کر ڈالے تھے، لیکن وہ اپنی ہٹ سے پیچھے نہیں ہٹ رہا تھا۔ ڈین اسے سسپینڈ کرنے کا حکم جاری کر چکے تھے، لیکن مجال ہے جو عظیم شاہ کے سر پہ جوں تک رینگی ہو۔ وہ دریاب شاہ کا چھوٹا سپوت، حویلی کا سب سے لاڈلا اور جنونی شاہ، اپنے مجرم کو اتنی ہائی سیکیورٹی میں دیدہ دلیری سے گھسیٹتا یونی سے باہر نکالا تھا۔ عاشر لکھانی اس وقت چاہ کے بھی کچھ نہیں بول سکتا تھا، کیونکہ وہ معاف ہوتے دماغ کے ساتھ ہوش و حواس سے بھی گانا ہو چکا تھا۔ ڈین نے پولیس کو کال کرنے کی حماقت کرنے کے بجائے ڈائریکٹ دریاب شاہ کو کال ملائی تھی۔ دریاب شاہ کا نمبر بند ملا تھا تو انہوں نے کاظم شاہ کے نمبر پہ فون کر ڈالا، جو دوسری بیل پہ اٹھا لیا گیا۔ عظیم شاہ اس وقت اپنی گاڑی کی رفتار خطرناک حد تک تیز کیے سڑک پہ دوڑا رہا تھا۔ بے ہوش عاشر لکھانی کو اس نے بیک سیٹ پہ پٹکا ہوا تھا۔ اسے کب سے کاظم شاہ کی کال پہ کال آ رہی تھی، لیکن وہ اس وقت کسی کی سننے کے موڈ میں نہیں تھا۔ اس کا رخ اپنے اپارٹمنٹ کی طرف تھا، جہاں وہ اکثر اوقات اپنے دوستوں کے ساتھ مل کے ہلا گلا وغیرہ کیا کرتا۔ وہ تمام دوست اتوار کا دن اسی اپارٹمنٹ میں گزارا کرتے۔ عظیم شاہ کا بس نہیں تھا وہ عاشر لکھانی کو سڑک پہ کسی ٹرک کے نیچے دھکیلتے اور ٹرک اسے کچل کے اس کا کیما بنا جائے، لیکن نہیں، اسے عاشر لکھانی کو اتنی آسانی موت نہیں دینی تھی۔ عظیم شاہ نے خود سے وعدہ کیا تھا وہ عاشر لکھانی کو بدتر موت دے گا، جس نے اس کے نکاح میں موجود عورت کے لیے اس قدر غلط الفاظ بولے تھے۔ پہلے ایک بغیرت شوہر کی طرح اپنی بیوی کو کوٹھے پہ بیچ کے آج تو میرے ہی سامنے زبان چلا رہے، جس نے تیری بیوی کے ساتھ پوری رات۔ عاشر لکھانی کے الفاظ یاد کرتے ہوئے غصے کی شدت سے عظیم شاہ کے ہاتھ سے اسٹیئرنگ چھوٹا تھا، جس پہ عظیم شاہ نے پر وقت سڑک کے بیچوں بیچ بریک لگائی۔ عظیم شاہ کو اس وقت اپنا دل پھٹتا ہوا محسوس ہو رہا تھا، جسم میں غصے سے شرارے پھوٹنے لگے تھے، رگوں میں خون کی جگہ جیسے بھڑکتا لاوا گردش کرنے لگا۔ عظیم شاہ نے اپنے غصے پہ قابو پانے کی ناکام کوشش کرتے گاڑی کو پھر سے سٹارٹ کرتے تیز رفتار میں روڈ پہ دوڑایا تھا۔ وہ اس وقت عاشر لکھانی کو دیکھنے سے گریز برت رہا تھا، کیونکہ عاشر لکھانی کو دیکھتے ہی عظیم شاہ کا غصہ نئے سرے سے اود آتا تھا، جو پہلے سے بھی خطرناک ثابت ہو سکتا تھا۔ اپارٹمنٹ میں داخل ہوتے ہی عظیم شاہ نے عاشر لکھانی کو گھسیٹتے ہوئے سیکرٹ روم کی زمین پہ پٹکا تھا۔ اسے ہنوز بے ہوش دیکھ کے عظیم شاہ نے اس کے پیٹ میں اپنی پوری قوت سے ٹانگ جڑی تھی، جس پہ عاشر لکھانی نے بے ہوشی میں بھی کراہ بھری۔ خورشید ملازم۔ عاشر لکھانی نے دھاڑتے ہوئے خورشید کو آواز دی تھی۔ پورچ میں کھڑا خورشید عظیم شاہ کی بلند دھاڑ سنتے ہی بھاگتا ہوا سیکرٹ روم کی طرف بڑھا تھا، جہاں عظیم شاہ کے علاوہ کسی کو بھی جانے کی اجازت نہیں تھی۔ جی شاہ صاحب۔ خورشید سر جھکا کے ہاتھ باندھتا عظیم شاہ سے کچھ فاصلے پہ آ کے کھڑا ہوا۔ تمہارے پاس 1 گھنٹہ، یہ شخص مجھے ہر حال میں ہوش میں چاہیے۔ ہوش کا مطلب ہے مکمل ہوش میں۔ یہ میری ہر بات کا جواب فر دیں۔ مجھے جواب میں اس کی کراہ کی آواز کے بجائے اس کے الفاظ چاہیے، جس طرح سے یہ ابھی کچھ دیر پہلے کتوں کی طرح بھونک رہا تھا۔ یہ ایک دفعہ پھر سے کتوں کی طرح بھونکے گا اور سید عظیم شاہ اسے شیروں کی طرح چیر پھاڑ کے رکھ دے گا۔ اگر یہ 1 گھنٹے میں مکمل طور پہ ہوش میں نہیں آیا تو اس پہ سانپ اور بچھو چھوڑ دو۔ عظیم شاہ شدید غصے سے گرجتا ہوا خورشید کو حکم دے کر سیکرٹ روم سے نکلا تھا۔ عاشر لکھانی کو پیٹ پیٹ کے عظیم شاہ کے ہاتھ زخمی ہو چکے تھے، لیکن اس کا غصہ ابھی تک نہیں اترا تھا۔ اپارٹمنٹ کا ایک ایک ملازم اس کے غصے سے تھر تھر کانپ رہا تھا۔ عظیم شاہ غصے سے اپنی بلیک ہوڈی اتار کے زمین پہ پھینکتا پورچ سے ہوتے ہوئے اندر کی طرف بڑھ رہا تھا، جب کاظم شاہ کی تیز رفتار گاڑی اچانک سے اپارٹمنٹ کے پورچ میں آ کے رکی تھی۔ عظیم شاہ جو اپنی ہوڈی زمین پہ پھینک کے غصے سے چیختا ہوا اندر کی طرف بڑھ رہا تھا، کاظم شاہ کی گاڑی کو یہاں دیکھ کے وہ بے ساختہ رکا۔ کیا تماشا لگا کے آئی ہو تم یونی میں؟ کاظم شاہ تیزی سے اپنی گاڑی سے باہر نکلتے غصے سے غرایا تھا۔ وہ بھی اس کی یونی سے ہی آ رہا تھا، جہاں یونی کے ڈین نے اس سے اس کے لاڈلے بھائی کی ایک ایک کرتوت بتائی تھی کہ وہ کس طرح سے دادا گیری کرتے ہوئے کامران لکھانی کے بڑے سپوت کو گھسیٹ کے یونی سے لے کے گیا ہے۔ کاظم شاہ جانتا تھا وہ غصے میں ڈائریکٹ اپنے اپارٹمنٹ میں جائے گا، اسی لیے وہ اس کی یونی میں ڈین کے ساتھ نرمی سے گفتگو کرنے کے بعد عظیم شاہ کے اپارٹمنٹ کی طرف نکل گیا۔ جب آپ کو سب پتہ چل گیا ہے تو پوچھنے میں میرا اور اپنا وقت ضائع کیوں کر رہے ہیں؟ عظیم شاہ اس کے غرانے پہ نارمل انداز میں کندھے اچکا کے سپاٹ لہجے میں بولتا اندر کی طرف بڑھ گیا۔ اس کے ازلی ایٹیٹیوڈ پہ کاظم شاہ نے دانت پیستے ہوئے اس کی چوڑی پشت کو گھورا تھا۔ کاظم شاہ اپنے گولڈن بالوں میں ہاتھ پھیرتا غصے سے اسی کے پیچھے اپنے قدم بڑھا گیا۔ میری کالز کیوں نہیں اٹھا رہے تھے؟
आपने मेरी कॉल्स उठाई थी? अज़ीम शाह जवाबन गुस्से से बोलता। उसे गुजरे 9 माह याद करवा रहा था जब अज़ीम शाह हर रोज़ उसे उसके नंबर पे कॉल करता था, लेकिन उसका नंबर बन जाता था। कामरान लिखानी के बेटे के साथ क्या दुश्मनी है तुम्हारी? काजिम शाह ने उसकी बात का जवाब देने के बजाय करख्त लहजे में इस्तफसार किया। अज़ीम शाह जवाबन खामोश रहा। कुछ पूछ रहा हूँ मैं तुमसे छोटे शाह। काजिम शाह ने अब की बार पहले से ज़्यादा सख्ती से अपना सवाल दोहराया था। उसने अज़ीम शाह से दुश्मनी डाल के अच्छा नहीं किया, मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। अज़ीम शाह की गरजदार आवाज़ पूरे अपार्टमेंट में गूंजी थी। शहद रंग आंखें लहू रंग हो चुकी थी, कनपटी की रगें उभर के वाजे हो रही थीं। पागल हो चुके हो तुम। कामरान लिखानी एक जाना माना सियासतदान था, तुम उसके बेटे का कत्ल करोगे और वो हाथ पे हाथ रखे बैठा रहेगा? नामुमकिन। तुम जज्बात में आके ऐसा कुछ नहीं करोगी। यूनी में अक्सर औकात लड़ाइयाँ होती हैं, लेकिन इन लड़ाइयों में कत्लो गारत को आम करना सरासर बेवकूफ़ी है। मैं ऐसा ही करूँगा लाला। मैं भी देखता हूँ तुम कैसे उसे हाथ लगाते हो। कहाँ है आशिर? काजिम शाह उसकी जिद पे दांत पीसते हुए बोला था। काजिम शाह नहीं जानता था वो किस बात से इस कदर गुस्से में, और ना ही अज़ीम शाह उसे पूरी बात बता रहा था। आशिर लिखानी मेरा मुजरिम है, जिस तरह से आपका मुजरिम मजहर शाह था। अगर मैं आपके और मजहर शाह के मामले में नहीं बोला था तो बोलने में आपको खुद के और आशिर लिखानी के मामले में भी नहीं दूंगा लाला। काजिम शाह को लाउंज से बाहर की तरफ जाते देख के अज़ीम शाह तेज़ी से उसके मुकाबिल आता तैशो इश्तियाल के आलम में खड़ा था। ये पहली बार था जो उसकी आवाज़ काजिम शाह के सामने इस कदर बुलंद हुई थी। वो जानता था अगर काजिम शाह ने आशिर लिखानी की लहूलान हालत देख ली तो वो उसे कुछ ही मिनटों में अज़ीम शाह की कैद से आज़ादी हासिल करवा देगा। लेकिन मामला बीवी का था। अज़ीम शाह की गैरत पे वार किया गया था, जिसका बदला भी उसने अपने स्टाइल में लेना था। अज़ीम शाह के मुंह से मजहर शाह का जिक्र सुनते हुए काजिम शाह को क्या क्या याद नहीं आया था। काजिम शाह का चेहरा गुस्से से सुर्ख हुआ। हेज़ल गोल्डन आंखों में शदीद सुर्खी छाई। ऐसा क्या किया आशिर लिखानी के जिस वजह से तुम उसकी जान के दुश्मन बने बैठे हो? मैं जानना चाहूँगा। काजिम शाह ने अपने सीने पे हाथ बांधते हुए सर्द लहजे में पूछा था। अगर अज़ीम शाह का इतना गुस्सा किसी छोटी सी बात पे था तो वो उसे उल्टे हाथ के मुक्के जड़ने का इरादा रखता था। मेरे निकाह में मौजूद औरत, मेरी मनकूहा, मेरी मलकियत के बारे में हतक आमेज़ अल्फाज इस्तेमाल किए उस खबीस इंसान ने। तो क्या चाहते हैं आप? उसका कत्ल करने के बजाय उसे फूलों के हार पहनाऊं? अज़ीम शाह अपने हाथ की मुट्ठी में अपने घने शहद रंग बाल नोचते हुए खड़ा था। अज़ीम शाह के अल्फाज पे काजिम शाह साकित हुआ। अज़ीम शाह के लहजे में उसकी मनकूहा के लिए इस कदर जुनून देख के वो कितनी देर कुछ बोल नहीं सका, लेकिन फिर उसे याद आया था उसका छोटा भाई अभी कंवारा था। तो फिर उसकी ऐसी कौन सी मनकूहा थी जिसके लिए वो यूं जुनूनी हो रहा था? और सबसे बड़ी बात, काजिम शाह ही उस मनकूहा से वाकिफ़ नहीं था। तुम्हारी मनकूहा? हाँ, मेरी मनकूहा। ये तुम क्या बोल रहे हो छोटे शाह? कहाँ है तुम्हारी बीवी? किस निकाह की बात कर रहे हो तुम? आखिर कौन कौन वाकिफ़ है तुम्हारे निकाह से? काजिम शाह ने हैरानगी की कैफियत में एक ही सांस में कितने सवाल कर डाले थे। अगर आप पिछले 9 माह जिद से ऑस्ट्रेलिया में गुजारने के बजाय यहीं पाकिस्तान अपने ख़ानदान में गुजार लेते तो आप यकीनन इन सब सवालात के जवाब जान जाते। लेकिन अफसोस, आप उस वक्त मेरे पास नहीं थे जिस वक्त मुझे आपकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी। अज़ीम शाह के लहजे में गुस्सा, कर्ब, तकलीफ क्या कुछ नहीं था। काजिम शाह लाजवाब हुआ। छोटे शाह। काजिम शाह ने उसे अपने सीने में भेजते तड़प के उसे पुकारा था। उसे खुद के गले लगते देख के अज़ीम शाह को 9 माह पहले एयरपोर्ट वाला सारा सीन याद आया था, जब काजिम शाह उसकी मिन्नतों पे भी नहीं रुका था। अज़ीम शाह ने अपनी पूरी कुव्वत से उससे दूर होने की कोशिश की थी, लेकिन काजिम शाह उसके गिर्द अपनी गिरफ्त मजबूत कर गया। इतने गुस्से में क्यों हो? काजिम शाह ने उसके गिर्द अपना हसार मजीद मजबूत करते हुए उसके लाड उठाने वाले अंदाज में इस्तफसार किया, लेकिन अज़ीम शाह उस वक्त लाड बल्कि गुस्सा दिखाने के मूड में था। टकरे मारना बंद करो और मुझे पूरी बात बताओ। उसे अपने हसार में अपनी बीवी की तरह की मुज़ाहमत करते देख के काजिम शाह ने दांत कचकचा के बोलते उसकी पुश्त पे होले से मुक्का जड़ा था। क्यों बताऊं? अभी भी जाके ऑस्ट्रेलिया में अपना बिजनेस संभालें, मुझे आपकी ज़रूरत नहीं है। मेरे लिए अहान लाला और जुरेज लाला काफ़ी हैं। अज़ीम शाह का शदीद गुस्सा और नाराज़गी हनूज़ कायम थी। अब मेरे सवालों के जवाब ना देने पे उल्टे हाथ की चमाटी खाओगे छोटे शाह? मुझे मेरे सवालात के जवाब दो, और जब तक तुम मुझे बताओगे नहीं इस सब में आशिर लिखानी का क्या कसूर है, तब तक मैं तुम्हारा मज़ीद साथ नहीं दे सकता। तुम्हारी यूनी के डैन कॉल करके कामरान लिखानी को इस पूरी सूरत हाल के मुतालिक इन्फॉर्म करने वाले थे, लेकिन मैंने उनसे 2 घंटों का वक्त मांगा है। अगर मुझे लगा कि तुम आशिर लिखानी को बिला वजह यूनी से घसीट के लाए हो तो मैं उसे इन 2 घंटों से पहले ही रिहा कर दूंगा। काजिम शाह उससे अलग होता संजीदगी से बोला था।
عظیم شاہ کی سنجیدگی اور مضبوطی سے کہے گئے الفاظ پہ عظیم شاہ نے اپنی آنکھیں میچ کے گہری سانس بھری۔ وہ خود کو کچھ بولنے کے لیے تیار کر رہا تھا۔ وہ کچھ دیر خاموش رہنے کے بعد اپنا رخ دیوار کی طرف موڑتا کاظم شاہ کو ہر بات بتاتا چلا گیا کہ کس طرح سے اسے عائشہ سے محبت ہوئی، کس طرح سے وہ دونوں نکاح کے بندھن میں بندھے، ان کے نکاح میں کون کون شامل تھا، نکاح کے 1.5 سے 2 ماہ بعد وہ کس طرح سے اس سے الگ ہوئی، عظیم شاہ نے کس طرح سے اسے ڈھونڈا۔ صرف عظیم شاہ نے ہی نہیں بلکہ زریش شاہ اور احان شاہ نے اسے ہر طرح سے ڈھونڈنے کی کوشش کی تھی، لیکن وہ نہیں مل سکی۔ عظیم شاہ ایک ایک بات بتاتا چلا گیا جسے سن کے کاظم شاہ کی آنکھیں مزید حیرانگی سے پھیلتی جا رہی تھیں۔ اس کے پیچھے سے اتنا کچھ ہو چکا تھا اور وہ اس سب سے ناواقف تھا، لیکن اس سب میں عاشر لکھانی کا کیا قصور ہے؟ اس کی بات مکمل ہوتے ہی کاظم شاہ نے پھر سے عاشر کے متعلق سوال کیا، اس کا پیدا ہونا۔ مجھے پوری بات بتاؤ چھوٹے شاہ، کاظم شاہ نے اپنے سوال پہ زور دیا۔ آپ سمجھتے کیوں نہیں ہیں میں اس بغیرت انسان کے الفاظ نہیں دہرا سکتا؟ میں ان الفاظوں کا استعمال کر کے اپنی پاک محبت کی بے حرمتی نہیں کر سکتا اور نہ ہی اپنی محبت کی توہین کرنے والے اس کمینے غلیظ انسان کو چھوڑ سکتا ہوں۔ میں جب تک اس کا قتل نہیں کروں گا میرے دل کو سکون نہیں ملے گا۔ عظیم شاہ کی گرجدار آواز ایک دفعہ پھر سے گونجی تھی۔ لہجے میں اپنی محبت کے لیے آج بھی ایک مان تھا جو بہت جلد ٹوٹنے والا تھا۔ واپسی پہ کیا لاؤں اپنی پٹھانی کے لیے؟ فون کان سے لگائے احان شاہ اپنی گاڑی میں بیٹھتا مسکراتے ہوئے اپنی معصوم سی بیوی سے استفسار کر رہا تھا کہ وہ کیا چاہتی ہے، وہ اس کے لیے واپسی پہ کیا لے کے آئے۔ احان شاہ ہر روز آفس سے واپسی پہ اس سے یہ ایک سوال ضرور پوچھتا تھا، چاہے وہ دونوں جتنا بھی ناراض کیوں نہ ہو۔ اگر وہ ڈانٹتا تھا تو منانے میں ہمیشہ پہل بھی وہی کرتا تھا۔ وہ جانتا تھا گلالی ساری زندگی ان چھوٹی چھوٹی چیزوں کے لیے کس طرح سے ترسی ہے، اسی لیے وہ کوشش کرتا تھا ہر رات اس کے لیے اس کی پسند کی 1 سے 2 چیزیں تو لازمی لے کے جائے۔ گجرے۔ دوسری طرف سے گلالی نے معصومیت سے لبریز آواز میں اپنی معصوم سی خواہش کا اظہار کیا تھا جو احان شاہ پہلے سے جانتا تھا۔ اچھا اور؟ چوڑیاں۔ گلالی نے مزید ایک سادہ سی فرمائش کی۔ اچھا اور؟ احان شاہ کی گاڑی کا رخ اب مال کی طرف تھا۔ گلالی اب اپنی ٹھوڑی پہ اپنی شہادت والی انگلی بجاتی معصومیت سے سوچ رہی تھی۔ احان شاہ اس کی معصوم آواز پہ اس کا چہرہ اپنے تصور میں لاتا مسکراتے ہوئے اس کے مزید بولنے کا انتظار کر رہا تھا۔ کاجل۔ ہاں 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 اور؟ احان شاہ ہولے سے ہنستے ہوئے بولا۔ بس میں نہیں چاہتی شاہ صحیح ہم غریب ہو جائیں، آج کے لیے اتنا کافی ہے۔ وہ بے حد معصومیت سے اسے سمجھا رہی تھی، وہ نہیں چاہتی تھی اس کا اتنا امیر کبیر شوہر اس کی فرمائشوں کو ہر روز پورا کرنے کے چکروں میں غریب ہو جائیں۔ وہ روڈ کے کنارے پہ کھڑے تمام بچوں اور بوڑھوں کی لائن کی طرف بڑھتا، ان سے ان کے تمام گجرے اور پھول خرید چکا تھا۔ یہ سب احان شاہ کا معمول تھا۔ وہ گجرے، چوڑیاں اور کاجل لیے بنا حویلی میں داخل نہیں ہوتا تھا، تب بھی نہیں جب احان شاہ نے گلالی کو غصے سے حویلی سے نکالا تھا، اور اب تو ویسے ہی اس کی پہنچ سے بہت دور ہو چکی تھی۔ شاہ حویلی کے ڈائننگ روم میں اس وقت رات کا کھانا کھایا جا رہا تھا۔ تمام لوگ کھانے میں مصروف تھے سوائے زریش شاہ کے، جو رات کا حویلی سے نکلا ابھی کچھ دیر پہلے ہی واپس آیا تھا۔ زریش شاہ رات سے اب تک خود کو جتنا کوس چکا تھا یہ صرف اس کا خدا جانتا تھا۔ اس وقت بھی وہ اپنی پلیٹ میں چمچ گھماتا دیوانوں کی طرح اپنی منقوہہ پہ نظریں جمائے ہوئے تھا، جو کافی کانفیڈنٹ انداز میں اپنے کھانے میں مگن تھی۔ وہ جب سے حویلی آیا تھا مرحا شاہ نے اس پہ ایک نگاہ بھی نہیں ڈالی تھی، البتہ وہ اس سے نظریں چرانے کے بجائے کافی مغرور اور کانفیڈنٹ انداز میں سب کے ساتھ بیٹھی رہی تھی، جیسے زریش شاہ کو اپنے آس پاس پا کے کوئی خاص فرق نہ پڑا ہو۔ دل میں زریش شاہ کی اتنی جلدی واپسی پہ حیران ضرور ہوئی تھی، لیکن چہرہ بے تاثر تھا۔ زریش شاہ رات میں کافی ایمرجنسی صورتحال میں حویلی سے نکلا تھا، لیکن وہاں جا کے اسے پتہ چلا دشمنوں نے صرف آرمی کو گھمایا تھا۔ وہ کافی دیر سے اس مشن پہ کام کر رہے تھے جو ہنوز انکمپلیٹ تھا۔ رات میں زریش شاہ کے بغیر بھی سب سنبھالا جا سکتا تھا، لیکن اسے پھر بھی لیڈنگ کے لیے بلایا گیا تھا جس کا کوئی خاص فائدہ نہیں ہوا تھا۔ جب آرمی کچھ ہی گھنٹوں پہ حالات پہ قابو پا گئی تو عظیم شاہ منہ پھلا کے اپنی گن پھینکتا خود کو غصے سے کوستا رہا جو اپنی بیوی کو روتے ہوئے چھوڑ کے آیا تھا۔ اس کی ہچکیاں اس کا رونا یاد کرتے ہوئے واپس آنے کی ہمت ہی نہیں ہو رہی تھی، لیکن دل کے ہاتھوں مجبور ہوتے ہوئے وہ اپنی منقوہہ کا حال جاننے کے لیے جلدی حویلی واپس آ گیا۔ وہ آج سب سے اپنی رخصتی کے متعلق بات کرنے کا ارادہ رکھتا تھا۔ کاظم شاہ نے ڈائننگ روم میں داخل ہوتے ہی سب کو سنجیدگی سے سلام جاڑا تھا، جس پہ سب نے بلند آواز میں خوش دلی سے اس کے سلام کا جواب دیا سوائے زریش شاہ کے۔ عظیم شاہ بھی اس کے ساتھ ہی حویلی داخل ہوا تھا، لیکن وہ سب کو سلام کرنے کے بجائے کافی غصے سے اوپر اپنے کمرے کی طرف بڑھا۔ اوزی کے کمرے میں کھانا پہنچ جائے؟ کاظم شاہ نے مرحا شاہ اور زہرہ ماؤن کی طرف دیکھ کے فکر مندی سے استفسار کیا۔ جی لالا، اس کی ڈائٹ کے مطابق اس کا ہلکا پھلکا کھانا پہنچ جا چکی ہوں۔
मिरहा शाह ने मध्यम सी मुस्कुराहट के साथ काजिम शाह को जवाब दिया था, जिसपे वो जो हाँ में सर हिलाता डाइनिंग रूम से निकलने वाला था। जुरेश शाह की बात पे उसके कदम खुद ब खुद रुके। बाबा जान, मुझे अपनी रुखसती चाहिए। सुरेश शाह ने बिना किसी लगी लिपटी के अपने भूरे बालों में हाथ फेरते हारून शाह को न जाने अपना फैसला सुनाया था या फिर उनसे इजाजत चाहिए थी। ये उनकी समझ से बालातर था। सुरेश शाह की इस अचानक बात में डाइनिंग रूम में दाखिल होते अहान शाह के भी कान खड़े हुए थे, जो अभी ही गुलाली के लिए खरीदी गई तमाम तर चीजें अपने खाली कमरे में मखसूस जगह पे रख के आया था। आहान शाह और काजिम शाह एक दूसरे को एक नज़र दे के अपनी निगाहों का जाविया बदल चुके थे। दोनों के चेहरे संजीदा थे। वो दोनों तो क्या, डाइनिंग टेबल में मौजूद हवेली के तमाम मकीनों की तवज्जो का मरकज उस वक्त रिलैक्स अंदाज में बैठा सुरेश शाह था, जो उस वक्त सफ़ेद शलवार कमीज में मलबूस काफ़ी दिलकश लग रहा था। सुरेश शाह के मुद्दे पे मिरहा शाह का चेहरा गुस्से से सुर्ख हुआ था। रात का एक एक मंजर एक दफ़ा फिर से आंखों के पर्दे पे ले आया था, जिसपे वो काफ़ी दफ़ा सोग बना चुकी थी। जाविया शाह एक नज़र अपनी बेटी को देख के अब अपने बेबाक और बेशरम दामाद की तरफ देख रहे थे, जिसने काफ़ी बेताबी से रुखसती का जिक्र छेड़ा था। सबको यूं अपनी तरफ देखता पा के सुरेश शाह ने अब बाकायदा अपनी कुर्सी की पुश्त के साथ टेक लगाते आईब्रो झुका के उन सब की तरफ देखा। तारीख भी खुद ही बता दो। हारून शाह के अंदाज में गहरा तंज था। यही कोई कल परसों। सुरेशा कंधे उचकाता हुआ नॉर्मल अंदाज में गोया हुआ, जैसे शादी के फंक्शन ऑर्गेनाइज करना आम सी बात हो। सुरेश शाह के जवाब पे हारून शाह को खांसी का दौरा पड़ा था, जिसके अंग अंग से बेताबी नुमाया हो रही थी। सोचते इस पे बरखुरदार जवाब हारून शाह के बजाय आदिल शाह ने नरमी से दिया था। उन्हें अपने पोते का रुखसती का फैसला पसंद आया था। मिरहा शाह ने अपनी आंखों में नमी लिए काजिम शाह की तरफ देखा था, जिसने उसे आज ही भाइयों वाला मान बख्शते हुए उसे ये बावर करवाया था कि उसकी मर्जी के बगैर कुछ भी नहीं होगा। मिरहा की रुखसती तब तक नहीं होगी जब तक मिराल की शादी नहीं हो जाती। मिरहा की नजरों का मतलब समझते हुए काजिम शाह ने संजीदगी से सबको बावर करवाया था कि जब तक मिराल की शादी नहीं होगी वो मिरहा शाह की रुखसती नहीं होने देगा। काजिम शाह के सड़े हुए जवाब पे सुरेश शाह ने दांत पीस के उसकी तरफ देखा, जो बने बनाए मामले को बिगाड़ा था। मिरहा की रुखसती का मेरी शादी से क्या ताल्लुक है? ये तो अच्छी बात है, हमारे खानदान में शादी आएगी और शादी भी मेरी लाडली बहन की, जिसे मैं जी भर के एंजॉय करूंगी। मिराल शाह बच्चों सी खुशी लिए एक्साइटेड अंदाज में बोली थी। मिराल शाह की आवाज पे आहान शाह ने गुस्से से अपनी आंखें मीच के खोली थी। वो इस हवेली में शाह बीबी और मिराल शाह से पूरी तरह से कता ताल्लुक कर चुका था। उनकी आवाजों से उसे शदीद डिस्टर्बेंस होती थी। कासिम ठीक बोल रहे, मुझे पहले मिराल की शादी के बारे में सोचना चाहिए। ये अब जरूरी है, खानदान के तमाम लड़कों की शादी हो चुकी है और आजकल के ज़माने में असल सैयदों को तलाश करना काफ़ी मुश्किल है। मिरहा का निकाह तो हो चुका है। अब मैं चाहता हूँ पहले मेरी बड़ी बेटी का घर बस जाए, फिर जुरेज और मिरहा की रुखसती के बारे में सोचा जाए, क्योंकि ऐसे लोग बातें बनाने में बाज नहीं आएंगे। जाविया शाह काजिम शाह की बात से मुत्तफिक नजर आ रहे थे। जाविया शाह की बातों पे मिराल शाह ने खुफकी से उनकी तरफ देखा। लोग बातें क्यों बनाएंगे? हमारी बड़ी नवासी किसी से कम है क्या? मिराल के लिए हमारी हवेली में ही रिश्ता मौजूद है। मेरी दोनों नवासियों की शादी एक साथ ही धूमधाम से की जाएगी। आदिल शाह खुशी से बोलते सबको हैरान कर चुके थे। हवेली में मिराल शाह के लिए ऐसा कौन सा रिश्ता मौजूद था जिससे सब नावाकिफ थे? सब ने सवालिया निगाहों से आदिल शाह की तरफ देखा। कौन सा रिश्ता बाबा जान? बिलाखिर हारून शाह ने खामोशी तोड़ते हुए आदिल शाह से इस्तफसार किया था। पूरा सोशल मीडिया मिराल और शाह आहान की मंगनी के बारे में जानता है, तो मैं चाहता हूँ शाह और मिराल की शादी कर दी जाए, ताकि ना लोग बातें बनाए और ना हमारी लाडली नवासी हमारी हवेली से बाहर जाए। आदिल शाह ने मुख्तसरन अंदाज में अपना मुद्दा बयान करते हुए सबके होश उड़ाए थे। आदिल शाह की बातों पे आहान शाह को अपने दिमाग की रगें फटती हुई महसूस हुई। काजिम शाह हैरान तर हैरान आदिल शाह की तरफ देख रहा था। वो गुलाली के होते हुए आहान शाह और मिराल के बारे में ऐसा सोच भी कैसे सकते थे? काजिम शाह ने गुस्से से सोचा। काजिम शाह ने गुलाली की तलाश में नजरें दौड़ाई थी, लेकिन वो यहाँ कहीं भी नहीं थी। काजिम शाह जब से हवेली आया था उसने एक दफा भी गुलाली को नहीं देखा था। वो कब से यही सोच रहा था वो जरताज अम्मा के पास क्या पजीर होगी, लेकिन अब उस वक्त काजिम शाह को शिद्दत से किसी अनहोनी का एहसास हो रहा था। डाइनिंग रूम में मुकम्मल तौर पे खामोशी छा चुकी थी। सबकी नजरों का मरकज अब आहान शाह था, जिसकी हरी आंखें तैश व इश्तियाल से सुर्ख हो चुकी थी।
पूरा सोशल मीडिया छोड़ के पूरी दुनिया भी जान जाए कि ना, मैं तब भी आपकी नवासी से निकाह नहीं करूंगा। मेरी तरफ से लोग बातें बनाए या मर जाए, मुझे किसी से घंटा फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मैं सैयद अहाद शाह अपनी बीवी की जगह सारी जिंदगी किसी को नहीं दूंगा। यहाँ तक कि मैं जन्नत में हूरों के बजाय भी अपनी गुल को चुनूंगा, क्योंकि वो मेरी हूर है जिसने मुझसे बेलास और पाक मोहब्बत की है। पहले आपकी बीवी ने जहर घोल के हमारी हंसती मुस्कुराती जिंदगी बर्बाद की थी। अब मुझे मारने की रही सही कसर आप पूरी करना चाहते हैं। क्या चाहते हैं? एक ही दफा लिख के दे दे मुझे। आहाजा डाइनिंग टेबल की कुर्सी को जोर से ठोकर मार के जमीन बोस करता अपनी पूरी कुवत से गरजा था। आहाजा के लहजे में बदतमीजी थी। शाह, ये क्या बदतमीजी है? आहाजा के आखिरी जुमले पे अपने माँ बाप के लिए बदतमीजी और तौहीन महसूस करते हुए हारून शाह अपनी कुर्सी से खड़े होते बुलंद आवाज में धाड़े थे। एक जोरदार थप्पड़ जड़ने ही वाले थे जब काजिम शाह ने जल्दी से उन दोनों के दरमियान आते हारून शाह का उठा हुआ हाथ अपने मजबूत हाथ में थामा। ये बदतमीजी नहीं है, बदतमीजी तो वो थी जो आपकी माँ ने मुझे मेरी बीवी से अलग करते हुए की थी। अपने बुढ़ापे की परवाह किए बगैर ऐसी साजिश रचा। अपनी जुबान को लगाम दो आहाजा। उसे मजीद बदतमीजी करते देखे हारून शाह उसकी बात काटते हुए एक दफा फिर से धाड़े थे। उन्होंने काजिम शाह से अपना हाथ छुड़वाने की कोशिश की, लेकिन काजिम शाह की गिरफ्त मजबूत थी। जुरेश शाह ने अहाद शाह के पास आते उसे काबू करते हुए यहाँ से ले जाने की कोशिश की, लेकिन वो अपनी पूरी ताकत से खुद को जुरेश शाह से छुड़वा चुका था। वो आज उन सब से अपने हिसाब किताब पूरे करने का इरादा रखता था। क्यों? मैं क्यों दूं अपनी जुबान को लगाम? आप लोगों ने आहाजा को समझ क्या रखा है? सियासत है तो इस पे थोप दो। किसी से मंगनी करनी है तो आहाजा को आगे कर दो। किसी से शादी रचानी है तो आहाजा को कुर्बानी का की गाय बना दो। मैं लानत भेजता हूँ आप सबके थर्ड क्लास फैसलों पे। मैं अब वो आहाजा नहीं रहा जो आप लोगों की हर बात पे सर झुकाया करता था। मैं वो आहाजा हूँ जो इस हवेली की ईंट से ईंट बजा देगा, लेकिन आप लोगों के फैसलों पे आमीन नहीं कहेगा। आहाजा अपने आगे खड़े काजिम शाह को पीछे करता बाप के मुकाबिल आते हुए हलक के बल धाड़ा था। शट अप आहाजा, तुम अपनी बातों से मुझे इंसल्ट कर रहे हो। मैंने नहीं बोला था अपनी बीवी को हवेली से निकाल बाहर कर दो। तुम होते कौन हो मुझे इंसल्ट करने वाले? अभी हारून शाह घराते जब उसकी बातों से खुद के लिए तजलील महसूस करते हुए मिराल शाह शीशे की प्लेट उठा के जमीन में पटकती गुस्से से धाड़ी थी। मिराल शाह की भूरी कांच सी आंखें गुस्से से बेहद सुर्ख हुई थी। मिराल शाह की बात पे आहाजा को क्या क्या याद नहीं आया था। कौन जाने कि तुम भी अपनी नानी के साथ इस प्लान में शामिल थी, जिस तरह से तुमने मेरी बीवी पे चोरी का इल्जाम लगाते हुए उसे सबकी नजरों में गिराने की कोशिश की थी। आहाजा अब अपना रुख मिराल शाह की तरफ मोड़ता पहले से भी ज्यादा गुस्से से चीखा था। आहाजा के अल्फाज पे मिराल शाह का चेहरा सफेद हुआ। जुरेश शाह और आहाजा के अलावा हर किसी की आंखों में हैरानगी वाजे थी। सब हैरानगी से कभी आहाजा और कभी मिराल शाह की तरफ देख रहे थे। तुम मेरी बेटी पे इल्जाम तराशी कर रहे हो अहान? जावियार शाह अपनी लाडली बेटी पे बात आते देख के गरजे थे। इल्जाम तराशी नहीं, हकीकत बता के आप सबकी आंखों में लगी पट्टी खोल रहा हूँ कि हमारी हवेली में मुनाफिक लोगों की कमी नहीं है। पूछे अपनी बेटी से, क्या आशा बीबी का दिया गया जेवर इसने एनेक्सी में नहीं रखवाया था? अहाद शाह की आवाज हर बार पहले से भी बुलंद हो रही थी। अर्जिम शाह जो अभी गुस्से से ऊपर अपने कमरे की तरफ बढ़ा था, नीचे से आती अहाद शाह की गरजदार आवाज सुनते उसके कदम पे साख्ता डाइनिंग रूम की तरफ बढ़े। डाइनिंग रूम में लगे उस नए तमाशे को देख के वो हैरान बिल्कुल नहीं हुआ था, क्योंकि वो अब हैरान कम ही होता था। उसके साथ जो कुछ हो चुका था ये उसने ज्यादा हैरानगी की बात तो नहीं थी। उसकी मनकूहा उसे छोड़ के जा चुकी थी, तो क्या हवेली में लगा ये छोटा सा तमाशा इस बात से ज्यादा हैरान कुन हो सकता था? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये क्या बकवास है? मेरी बेटी ऐसा क्यों करेगी? जावियाश अपनी बेटी के सामने ढाल बन के खड़े होते पूरे एतमाद अंदाज में बोले, ये तो आप अपनी बेटी से पूछे कि उसने ऐसा क्यों किया। उसकी ऐसी क्या दुश्मनी थी मेरी गुल से जो वो इससे बर्दाश्त नहीं होती थी? पूछे अपनी शातिर बेटी से जिसने बड़े आला अंदाज में साजिश रचाते हुए मुझसे मेरी बीवी को दूर करने की कोशिश की। आहाजा गुस्से की शिद्दत से मफलूज होते दिमाग के साथ पेशो इश्तियाल के आलम में धाड़ा था। मिराल शाह नहीं जानती थी उसका ये भयानक राज आज ही वो अचानक खुलेगा, जिसे याद करते हुए वो आज भी जी भर के पछताती थी।
اب سب کی نظریں میرال شاہ پہ جم چکی تھی، جس کے چہرے پہ شرمندگی واضح تھی۔ باپ کا مان ٹوٹنے کے ڈر سے ہاتھ کپکپا رہے تھے، جن ہاتھوں سے اس نے ملازمہ کو یہ زیور پکڑاتے ہوئے گلالئی کے انیکسی والے کمرے میں رکھنے کا حکم دیا تھا، اور یہ سب اس نے اس لیے کیا تھا تاکہ احد شاہ اس سے دور رہے، کیونکہ وہ احد شاہ کی آنکھوں میں گل کے لیے نرم تاثرات بہت پہلے ہی بھاپ چکی تھی۔ یہ سب کیا ہے میرال؟ تم خاموش کیوں ہو؟ ڈیڈ آئی ایم سوری۔ احد سچ بول۔ ابھی میرال شاہ کے باقی کے الفاظ منہ سے برآمد بھی نہیں ہوئے تھے جب زاویہ شاہ کا ہاتھ اٹھا تھا اور میرال شاہ کے گال پہ ان کی انگلیوں کا سرخ نشان چھپا۔ یہ پہلی بار تھا جو زاویہ شاہ نے اپنی لاڈلی بیٹی پہ ہاتھ اٹھایا تھا، جس کی انہوں نے ساری زندگی خود نخرے اٹھائے تھے۔ ڈیڈ؟ مرحاشا بے یقینی سے اپنے باپ کو پکارتی میرال شاہ کو اپنے حصار میں لے چکی تھی، جو آنسوں سے بھری نگاہوں سے اپنی باپ کی طرف دیکھ رہی تھی۔ ڈائننگ روم میں اس وقت مکمل سناٹا چھا چکا تھا۔ زریر شاہ نے اپنا نچلا لب کاٹتے ہوئے گہری سانس خارج کی۔ وہ نہیں جانتا تھا اس کے یوں رخصتی کی بات چھیڑنے سے معاملہ یہاں تک آ پہنچے گا۔ زاویہ اور پاگل ہو چکی ہو؟ جوان بیٹی پہ ہاتھ کون اٹھاتا ہے؟ عادل شاہ غرائے تھے۔ جب جوان لڑکیاں ایسی سازشیں کریں گی تو ایسے سلوک کی حقدار بھی وہی ہوتی ہے، نہ کہ محلے دار۔ احد شاہ ایک نظر میرال کو دیکھ کے استہزائیہ انداز میں عادل شاہ کو جواب دیتا ڈائننگ روم سے نکلتا چلا گیا۔ باقی سب ہنوز شاکڈ کیفیت میں تھے۔ میرال شاہ نے گلالئی کے کمرے میں زیور کیوں رکھوایا تھا، سب کی سمجھ سے باہر تھا، اور اس پہ تضاد زاویہ شاہ کے ہاتھ اٹھانے پہ سب ترہم بھری نگاہوں سے میرال کی طرف دیکھ رہے تھے، جو اپنے گال پہ ہاتھ رکھے ہنوز ساکت سی کھڑی تھی۔ احد شاہ کے تجزیہ الفاظ سنتے ہوئے وہ مرحا شاہ سے اپنا آپ چھڑواتی ڈائننگ ٹیبل سے اپنی گاڑی کی چابی اٹھاتے ہوئے باہر کی طرف بڑھی۔ مرحا اور عظیم شاہ نے اسے روکنے کی کوشش کی، لیکن اس نے ایک کی نہیں سنی۔ کاظم شاہ اپنا نچلا لب دباتے ہوئے اس پوری صورتحال کو سمجھنے کی کوشش کر رہا تھا جو اس کے سر کے اوپر سے گزر رہی تھی۔ بالآخر وہ زریر شاہ کا بازو کھینچتے ہوئے ڈائننگ روم سے نکلتا اوپر احد شاہ کے کمرے کی طرف بڑھا۔ زریر شاہ نے چونکتے ہوئے اس کی طرف دیکھا تھا، جو اپنے چہرے پہ سنجیدہ اور سرد تاثرات سجائے اسے کھینچتا ہوا اوپر سیڑھیوں کی طرف لے کے جا رہا تھا، جبکہ عظیم شاہ مزید یہاں رکنے کے بجائے حویلی سے نکل چکا تھا۔ وہ اس وقت شدید ڈسٹرب تھا، اس کا رخ پھر سے اپنے اپارٹمنٹ کی طرف تھا۔